हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वाटर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा, बड़ा पेक्यूलियर बिहेवियर था उसका। सम टाइम वो एसिड की तरह से बिहेव कर रहा था, सम टाइम वो बेस की तरह से बिहेव कर रहा था। आज इसी वाटर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और एक हेडिंग मैंने दिखाई है वाटर के लिए, ऑटो आयोनाइजेशन, अपने आप आयोनाइज होने का टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर के अंदर वाटर लिया, ये मेरे पास एक सैंपल में वाटर पड़ा हुआ है, जहाँ वाटर के ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े होंगे, मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे रादर इस 1 लीटर कंटेनर में, और सभी में O पे लोन पेयर्स रहेगा और सभी में H पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स से इसके H+ को भी ले सकता है। रिजल्टिंग हमारे पास ये एक हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये H पे प्लस रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, O पे सॉरी। तो ये हाइड्रोनियम बन गया, जहाँ H3O+ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पीछे आपके पास OH, जहाँ इस O पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। मतलब रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि 2 वाटर थे, एक ने हाइड्रोनियम बना लिया H छीन के दूसरे का, और दूसरा OH नेगेटिव बन गया। इमीडिएटली, क्योंकि O पे प्लस चार्ज आ गया है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों बियर करे, वो तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहती है। रिजल्टिंग वो यहाँ से पेयर्स को अपनी तरफ बैक पुल करती है, वापस खींचना शुरू कर देती है। रिजल्टिंग इन H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर O नेगेटिव किसी एक H पे, किसी के भी, जो उसने छोड़ा वो ज़रूरी नहीं है, किसी भी एक H+ पे वो अटैक कर सकता है, और रिजल्टिंग वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक रिवर्सिबल सा सेटअप हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है इस वाटर के अंदर। इसी फिनोमिना को बोला गया है ऑटो आयोनाइजेशन। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ वाटर दिया गया था, और उस प्योर वाटर के अंदर मैं कहूँ कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गलत होगा। असल में वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल के मॉलिक्यूल्स भी हैं। हाँ, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल के मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। वाटर ज़्यादा है कि हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल ज़्यादा है, वो एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। बट वाटर के इस सैंपल में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये कहना बहुत ही गलत होगा। वाटर का जो आयोनाइजेशन का एक्सटेंट है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, वो बहुत थोड़ा होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोलर रहता है, और हाइड्रोक्सिल का वो तो सेम ही होना है, जितना हाइड्रोनियम बनेगा उतना ही हाइड्रोक्सिल बनेगा वाटर के अंदर, वो भी 10⁻⁻7 होता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आप कहें अच्छा सर 0 डिग्री करेंगे तो, 30 करेंगे तो मैं आप लोगों को पहले ही काफ़ी दिनों से बताता आ रहा हूँ कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूँ K, तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, K ऑफ हाइड्रोनियम, K ऑफ हाइड्रोक्सिल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू द पावर 2, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ KH2O रेज टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल। ये वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेस लार्ज अमाउंट है और बहुत कम डिसोसिएट होता है। मैं इसको KW से रिप्रेजेंट करता हूँ और बोलता हूँ इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वाटर के अंदर प्रेजेंट आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, जिसको मैं बोलता हूँ आयनिक प्रोडक्ट। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का 10⁻⁻14 अपीयर होता है। अगर आप टेम्परेचर बदल दें, मान लो आप 0 डिग्री पे जाके देखना चाहें, तो ये 10⁻⁻15 है।
अगर आप 60 डिग्री के रेंज में जाके देखना चाहें तो ये 10⁻⁻13 है। हमें हमेशा वाटर को जब भी यहाँ डील करना है, किसी भी लाइक आने वाले टॉपिक्स में पीएच को लेके मैं सवाल कराऊंगा या हाइड्रोलिसिस को या सॉल्युबिलिटी को लेके बातें करूंगा, तो वो सब 25 डिग्री पे करूंगा। तो मुझे इसलिए ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि मैं सीधा याद रखूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने वाटर लिया हुआ है तो उसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल की मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 ईच होगी। और यहाँ जब 10⁻⁻7 ईच मैंने पुट किया है तभी ये KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो 10⁻⁻14 आया है। और आप फिर मेरी बात को दोबारा स्टडी करें, समझें, ध्यान से याद रखें कि ये K जो है ये सिर्फ टेम्परेचर बदलने पे बदलेगा, अदरवाइज़ ये किसी तरह से नहीं बदलेगा। आप अगर इस सिस्टम में इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या घटा दें या इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या घटा दें, आपको याद रखना होगा कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, बट आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14 बना रहेगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड हमें समझने हैं। और वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं बेस बना रहा हूँ सिर्फ पीएच को कैलकुलेट करवाने का। तो मैं यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलर HCl। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को समझ जाइए, फिर 5-6 क्वेश्चंस एक साथ लाएंगे और सभी के ऊपर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सी, मेरे पास यहाँ पे वाटर है प्योर, मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोनियम है 10⁻⁻7 मोलर और हाइड्रोक्सिल भी है 10⁻⁻7 मोलर। ये मुझे कुछ नहीं करना, ये वहाँ पे हैं ही सही। ये वाटर का अपना कैरेक्टर है कि वो 10⁻⁻7 मोलर हाइड्रोनियम रखे हुए है, 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सिल रखे हुए है 25 डिग्री पे। वो मुझे कह रहा है क्वेश्चन में कि 0.01 मोलर HCl में हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल कितने होंगे। तो देखिए, जो HCl आप इस वाटर में डाल रहे हैं, ये मोलर एक सॉल्यूशन है 0.01 मोलर, और हम लोगों को जब बताया नहीं जा रहा था तो हम डेफिनेटली यही समझते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब 0.01 मोल HCl वाटर के अंदर डाला गया है, 1 लीटर वाटर के अंदर डाला गया है। और HCl का काम क्या है? HCl का काम है पानी के अंदर जाना और पानी के अंदर जाके टूट जाना, इसमें हाइड्रोनियम में और Cl नेगेटिव में। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे कि वाटर इसके H को छीन लेता है, हाइड्रोनियम बना लेता है और Cl नेगेटिव फ्री लिबरेट हो जाता है। सभी थ्योरीज ने हमें ये बताया, आर्हेनियस था चाहे ब्रॉन्स्टेड था। मतलब HCl की तरफ से भी आपको यहाँ पे हाइड्रोनियम मिलेगा जब आप HCl इसके अंदर डालेंगे, जब आप HCl का सॉल्यूशन लिए हुए होंगे। कितना होगा? ये है 10⁻⁻2 मोलर। कहाँ से आया? ये 0.01 मोलर उसने दे ही रखा है, तो मैंने उसी को पावर की फॉर्म में लिखा है। 10⁻⁻2 बन जाएगा 0.01 मोलर। तो 10⁻⁻2 मोलर जो HCl आपके पास है वो हाइड्रोनियम कितना देगा? डेफिनेटली वो 10⁻⁻2 मोलर ही देगा। क्यों? क्योंकि एक HCl एक हाइड्रोनियम देगा। 10⁻⁻2 मोल आपने डाले होंगे तो वो 10⁻⁻2 मोल हाइड्रोनियम ही देंगे। मीन्स जो हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे, जब इसके अंदर HCl का एडिशन हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कितना होगा हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन। 10⁻⁻7 तो उसमें अपना पेरेंट पड़ा ही था, मैंने उसमें कुछ नहीं करना था। ये HCl जो मैंने डाला है तो मैंने 10⁻⁻2 मोलर और डाल दिया है। ये टोटल हाइड्रोनियम होगा। और ये टोटल हाइड्रोनियम कितना होगा? प्लीज़ वॉच इट क्लियरली। ये 10⁻⁻2 ही होगा। वो कैसे? देखिए, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, तो एडिशन पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सी हेयर 0.0000001 ये था हाइड्रोनियम आपके पास पानी में,
और ये आपने उसके अंदर डाला, तो टोटल हाइड्रोनियम 0.01000001 ये इसके बराबर ही है। इसमें और इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, नेग्लिजिबल इग्नोरेबल डिफरेंस है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कंसंट्रेशन आपके पास हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन होगी इस सैंपल के अंदर जब आपने 0.01 मोलर HCl डाला है। तो हाइड्रोक्सिल कितना होगा, आपको फिर याद रखना है कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 है। और मुझे अब OH नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं आपको सिंपल से तरीके में इसको सॉल्व करके बता सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन मैंने निकाल ली। तो हाइड्रोक्सिल की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी अब इस सैंपल में वो 10⁻⁻7 नहीं रहेगी, वो घट के 10⁻⁻12 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एसिड के अंदर या बेस के अंदर मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल की निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 5 अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं आपको मैंने, और हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल का मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना बताया है। तो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। एक एक करके पाँचों पे बात करेंगे। 0.01 मोलर H2SO4 है मेरे पास, ये H2SO4 है, इसको पानी में डाल रहा हूँ मैं, और ये हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट देने वाला है। मुझे पता है डाई बेसिक एसिड होता है, 2 H को छोड़ता है, तो 2 वाटर एक एक H को लेते हैं, एक वाटर तो 2 H ले नहीं सकता, हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट आयन बन जाता है। वाटर जो आपके पास था उसमें हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट था 10⁻⁻7, हाइड्रोक्सिल का भी प्रेजेंट था। आपने जो H2SO4 डाला है वो आपने डाला है 0.01 मोलर, यानी कि 10⁻⁻2 मोलर, और वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तो हाइड्रोनियम जो बनेगा वो एग्जैक्टली बनेगा 2 × 10⁻⁻2 मोलर। हाउ इज दैट? क्योंकि एक H2SO4 2 हाइड्रोनियम देता है, तो 10⁻⁻2 मोलर दुगने यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मोलर हाइड्रोनियम देंगे। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻2। एक आंसर आ गया मेरा। वाटर की तरफ से था, इसमें प्लस करना चाहिए था मुझे 10⁻⁻7, बट मैंने इग्नोर कर दिया है उसे, छोड़ो नहीं करता मैं उसको, क्योंकि कोई ख़ास वैल्यू पे फ़र्क नहीं डालेगा। तो इसलिए मैं यही आंसर की फॉर्म में उसको रिपोर्ट करूँगा। हाइड्रोक्सिल निकालना है मुझे, तो हाइड्रोक्सिल के लिए तो सिंपल सी बात है, KW हाइड्रोनियम कर दीजिए आप। तो KW का वैल्यू तो फिक्स है, वो तो बार बार बदलेगा नहीं अब। और हाइड्रोनियम का आपको पता है 2 × 10⁻⁻2, सॉल्व कीजिए, 0.5 × 10⁻⁻12 यानी कि 5 × 10⁻⁻13। ये हमारा आंसर होगा। हाइड्रोक्सिल का मोलर कंसंट्रेशन होगा और ये हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है 0.001 मोलर NaOH। NaOH डिसोसिएट हो रहा है पानी के अंदर जब हमने डाला Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। NaOH का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 मोलर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा का पूरा टूट जाता है, तो हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन भी डेफिनेटली यही हो जाएगा 10⁻⁻2, यानी कि हाइड्रोक्सिल का मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 प्लस वाटर में था 10⁻⁻7। मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत स्मॉल था, तो हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन यही रिपोर्ट कर दूंगा। हाइड्रोनियम क्या होगा? बहुत ही आसान, KW का वैल्यू हमें पता है और OH का कंसंट्रेशन हमें पता है, तो हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन तो निकालना कुछ पॉइंट ही नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ये हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, फिर वही H2SO4 आ गया है, 0.01 नॉर्मल H2SO4। ये H2SO4 है, पानी में ही डाला गया होगा, सभी जगह मेंशन नहीं है तो भी समझ जाइएगा एक्वस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोनियम प्लस सल्फेट बनाएगा।
ध्यान दें, मुझे मोलर कंसंट्रेशन पूछी गई है हाइड्रोनियम की, जबकि यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, ये तो नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मल कंसंट्रेशन गिवन है। तो मुझे ज़रूरत है नॉर्मल को मोलर में बदलने की। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कैसे बदला जाए, एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप कि अगर आप नॉर्मेलिटी को उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो वो मोलैरिटी बन जाती है। नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था एक बार जब पहली बार नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी, बट मुझे लगता है ज़्यादा सामने आती नहीं है तो आप लोग भूल गए होंगे। n फैक्टर होता है किसी भी एसिड के लिए वो कितने H आयंस छोड़ता है, बेस के लिए वो कितने OH आयंस छोड़ता है, आयन के लिए उसके ऊपर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, या सॉल्ट के लिए भी यही बात है, उसके पास कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, या किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करता है। तो लंबी बात नहीं, सिर्फ H आयंस के लॉस पे बात करेंगे अभी। n फैक्टर होता है कितने H को लॉस कर सकता है। तो H2SO4 का हमें पता है डाई बेसिक होता है, मीन्स 2 H को लॉस कर सकता है। तो मैं उसकी नॉर्मेलिटी को सबसे पहले मोलैरिटी में बदलूंगा। ये मेरा आ गया 0.005, यानी कि मुझे पता चल गया कि H2SO4 की मोलर कंसंट्रेशन 0.005 है। वो मुझे 0.01 दे के फंसा रहा था, नॉर्मेलिटी थी, बट मैंने उसकी मोलैरिटी बना ली, ये मोलैरिटी है। तो ये मोलर कंसंट्रेशन H2SO4 की पता चल गई। हाइड्रोनियम की मोलर कंसंट्रेशन तो H2SO4 से दुगनी बननी है, यानी कि ये आपका 0.005 इंटू 2 होगा, यानी कि 0.01। मतलब जो H2SO4 की नॉर्मल कंसंट्रेशन थी वही हाइड्रोनियम की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे बनी है फाइनली। मतलब ये हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन था। तो हाइड्रोनियम के मोलर कंसंट्रेशन को जब मैं रिपोर्ट करूँगा तो मैं 10⁻⁻² बोल दूंगा इस पर्टिकुलर केस में, और हाइड्रोक्सिल निकालना अब मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। वही प्रीवियस तरीक़ों से मैं हाइड्रोक्सिल का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्पेसिस की नॉर्मेलिटी आ जाती है तो फिर आपको उसकी मोलैरिटी बदलनी होगी। अगर मैं यहाँ नॉर्मल कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NaOH के लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होती हैं, क्योंकि n फैक्टर इसका 1 है। n फैक्टर इसका 1 है, नॉर्मेलिटी को 1 से डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि एक OH को ये रिलीज़ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पोर्शन पे। 4.9 ग्राम H2SO4 इन 10 लीटर सॉल्यूशन, और हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो आपको उस पर्टिकुलर सैंपल में इसकी मोलैरिटी का पता होना ही चाहिए। मतलब अब आपको एक और एडिशनल काम करना होगा, आपको इस H2SO4 की मोलैरिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होगी। फिर एक बार चैप्टर फर्स्ट में आप रिवॉल्व करें, वहाँ जाके देखें मोलैरिटी समझाई थी। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता था। तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने होंगे 4.9/98, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 10। आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, लाइक 4.9/98, 980 कर देता हूँ सीधा मैं इसको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेट मी ट्राई हियर 490 इंटू 10⁻⁻² कर देता हूँ 4.9 को। ये 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3। ये आपके पास H2SO4 की मोलैरिटी आती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, वैसे मिलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत किया होगा। अब मोलैरिटी आ गई। अब हाइड्रोनियम H2SO4 में बार बार लिख ही चुका हूँ, डबल हो जाता है, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3। जो H2SO4 का मोलर कंसंट्रेशन है उसका डबल हाइड्रोनियम होगा, यानी कि 10⁻⁻²। ये आपके पास हाइड्रोनियम का मोलर कंसंट्रेशन होगा। हाइड्रोक्सिल निकालना है तो जस्ट तमाशा देखिए, 10⁻⁻14/10⁻⁻2, तो 10⁻⁻12 ये आपके पास हाइड्रोक्सिल का मोलर कंसंट्रेशन आएगा। तो आप देख रहे हैं काफ़ी जगहों पे आंसर सेम आ रहे हैं, बट क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तरीके को समझ के आगे बढ़िएगा आप। और बात करते करते एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आ गया, मैं छठा नंबर यहाँ डाल देता हूँ। 10⁻⁻8 मोलर HCl है,
और इसके अंदर मैं आपसे हाइड्रोनियम पूछ रहा हूँ। चलिए 5वें को पहले बताता हूँ। ये दोनों दिक्कत वाले होंगे तो इसलिए दोनों पे फोकस करना ज़रूरी है। एसिटिक एसिड है, सी हेयर, ये एसिटिक एसिड है, वाटर के अंदर ये डिसोसिएट हो रहा है एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। लग तो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻² मोलर, तो ये भी 10⁻⁻² मोलर हो जाएगा। ये गलत है, नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। HCl या H2SO4 जितने भी मैंने पीछे केसेस लिए सब स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ले रहा था, ये वीक है, ये यहाँ पूरा नहीं टूटता। मतलब मैं कह दूँ हाइड्रोनियम एग्जैक्टली यही होगा, ये मैं ब्लंडर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो उतना होगा, कितना होगा ये तो फिर उसका Ka बताए या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताए, मैं नहीं बता सकता वो कितना होगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये वाली कंसंट्रेशन मुझे पता है 10⁻⁻² मोलर है, मैं किसी भी सूरत में नहीं बता पाऊँगा, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। इसकी कंसंट्रेशन C है, ये 0 है, इसका सपोज कीजिए C अल्फ़ा टूट गया तो ये C अल्फ़ा होगा, ये C अल्फ़ा होगा। या तो मुझे क्वेश्चन में कहीं वो अल्फ़ा बता दे तो मैं हाइड्रोनियम बता दूंगा। कंसंट्रेशन C तो मुझे पता ही है 0.01, अल्फ़ा वो अगर क्वेश्चन में साथ में अटैच कर देता यहाँ पे लाइक 0.1 0.2 जो भी उसको बोलना था बोल देता तो मैं हाइड्रोनियम बता सकता था, अदरवाइज़ मैं नहीं बता सकता था। या फिर एक और तरीका हो सकता था, अगर वो अल्फ़ा ना बताता तो सी हेयर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मुझे पता रिवर्सिबल है, मैं K को अगर एक्सप्रेस करूं तो ये K कुछ ऐसा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। जितना हाइड्रोनियम होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे उतना ही एसीटेट होगा, तो मतलब एसीटेट और हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन को अगर मैं x मान लूँ, ये x है ये x है, तो ये x² हो जाएगा यहाँ पे। तो K की वैल्यू अगर मुझे दे देता है x दैट इज इक्वल टू Ka इंटू एसिटिक एसिड का स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ पे मैं Ka की वैल्यू जानता हूँ तो Ka की वैल्यू को उसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो भी मुझे हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन पता चल सकती थी। और एक बार हाइड्रोनियम पता चल जाता तो फिर हाइड्रोक्सिल निकालना तो कुछ भी नहीं था। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं हम, 10⁻⁻8 मोलर HCl। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें काहे की दिक्कत होने वाली है। देखिए आप HCl प्लस वाटर कर रहा हूँ, वो हाइड्रोनियम प्लस Cl नेगेटिव बना रहा है। HCl की कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 10⁻⁻8, तो हाइड्रोनियम कितना हो जाएगा, डेफिनेटली वो 10⁻⁸ हो जाएगा। सारा का सारा HCl टूटना है तो जो हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन होगी वही हाइड्रोक्सिल की होगी, सॉरी वही जो HCl की कंसंट्रेशन होगी वही हाइड्रोनियम की होगी। तो हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन क्या 10⁻⁸ होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि वाटर की तरफ से भी हाइड्रोनियम आ रहा है और वो कहीं ज़्यादा आ रहा है। अब इग्नोर नहीं कर सकते। पहले जब भी मैं इसको इग्नोर करता था तो मैं तब इग्नोर करता जब एसिड ज़्यादा चांस देता और वाटर की तरफ वाले बहुत ही कम होते। जनरली जब भी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से लेसर आ रही है तो हम इस वैल्यू को इग्नोर करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको जनरली इग्नोर नहीं करते। तो 10⁻⁸ मोलर जब हाइड्रोनियम एसिड ने दिया और वाटर का हाइड्रोनियम कहीं उससे ज़्यादा था तो हम उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब जो टोटल हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोनियम बन रहा था, आप ध्यान से देखें मैंने क्या किया है, दोनों में 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया। ये 10⁻⁸ इंटू 10 हो सकता था, इसको ऐसा लिख सकता था मैं, तो ये आपका बन गया 11 इंटू 10⁻⁸। ये हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर केस में। इसको ध्यान दीजिएगा कि अब की बार वाटर की तरफ से आने वाला हाइड्रोनियम कहीं ज़्यादा था तो मैं इग्नोर करने की गलती नहीं करूँगा और हाइड्रोनियम की ये कंसंट्रेशन रिपोर्ट करूँगा। हाइड्रोक्सिल की निकालनी है तो अभी कुछ अलग नहीं है उसके लिए, वही KW डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10⁻⁻8 करके आप सोल्व कीजिए, वो हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन आएगा। बुक पे देखने में सिर्फ हाफ पेज है, बट क्वेश्चंस और इसकी इम्पोर्टेंस आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिन तक हम लगातार pH के टॉपिक्स और बहुत सारे आगे वाले टॉपिक्स पे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ करते रहेंगे। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही वाइटल टॉपिक के साथ मिलेंगे, pH ऑफ द एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। गुड बाय।